मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो भी कंप्लीट वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इससे पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेंगी कि इसमें होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो एवरी 28 डेज पे रिपीट होती है। एवरी 28 डेज पे रिपीट होती है किसमें? फीमेल में एवरी 28 डेज पे रिपीट होने वाली साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब होता क्या है इसमें मेनली दो ऑर्गन में चेंजेस आते हैं। एक तो है ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं और एक यूट्रस के अंदर चेंज आते हैं। मतलब दो ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, एक तो है आपका ओवरी और दूसरा है यूट्रस। मैं ये भी कह सकता हूं कि ओवरी में होने वाले चेंजेस और यूट्रस में होने वाले चेंजेस दोनों सेम टाइम पे होंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं तो सिंपल समझते हैं कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस होंगे और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे। दोनों एक साथ ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सपोज ओवरी में चेंजेस फर्स्ट डे, मतलब पहली तारीख को कोई चेंज हो रहा है, तो क्या क्या चेंज होगा ओवरी के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, अब आप कहेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है, तो प्यूबर्टी का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलप होना। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्यूबर्टी आते ही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। तो प्यूबर्टी के क्या साइन होते हैं? तो बर्न एंड मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो मार्शल ने कुछ प्यूबर्टी के 5 साइन दिए। कौन कौन से प्यूबर्टी के 5 साइन दिए, कौन कौन से और सीरियल वाइज। तो सबसे पहले कौन सा साइन होगा? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेनार्के होगा। मेनार्के मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं जिसको, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मेनार्के होता है लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, 5th साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है। तो सबसे पहले प्यूबर्टी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो प्यूबर्टी का पहला साइन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अगर ये ना लिखा हो तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए मेडिकल टर्म यूज की जाती है थैलार्के। फीमेल में प्यूबर्टी का पहला साइन होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। दूसरा साइन होता है एक्सिलार्के का मतलब एक्सिलरी हेयर। एक्सिला के जो हेयर है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक्सिलरी हेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा है प्यूबिक आर्के का मतलब प्यूबिस में जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो प्रेजेंट होने लग जाते हैं, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं। ये तीसरा साइन है। चौथा साइन है हाइट का इंक्रीज होना, इंक्रीज हाइट। ये प्यूबर्टी का चौथा साइन है। और पांचवा साइन है मेनार्के। तो कभी भी पूछा जाए, यही इसमें क्वेश्चन आते हैं कि मेनार्के कौन सा साइन है और थैलार्के कौन सा साइन है, और हमेशा पहला हम आंसर लगा देते हैं मेनार्के, जो कि सबसे लास्ट साइन है। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको बोला जाता है मेनार्के, और वो लास्ट साइन है प्यूबर्टी का। और जबकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी कि थैलार्के पहला साइन है फीमेल में प्यूबर्टी आने का। जनरली प्यूबर्टी आ जाती है 13 से 15 साल में। तो 13 से 15 साल में प्यूबर्टी के आते ही हमारे ओवरी और यूट्रस में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, जो कि 28 डेज की होती है। तो अब हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात करी हमने प्यूबर्टी के बारे में। अब हमने पता चल गया हमको कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए, जो हमने 5 पढ़े मेनली वही है प्यूबर्टी के। उसके अलावा आवाज़ का, मेल्स में आवाज़ का भारी होना, टेस्टिस का बढ़ना जिसको गोनाडार के बोलते हैं, वो मेल के अलग कैरेक्टरिस्टिक है। फीमेल में ये सारे देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ओवरी में डेवलपमेंट होगा उस समय यूट्रस की भी एंडोमेट्रियम में डेवलपमेंट होगा। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर पढ़ी थी हमने लास्ट वाली क्लास में। जिसने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले उसको कंप्लीट देखे, तब जाके आपको आगे का समझ में आएगा।
तो ओवरी के अंदर चेंज होने के लिए ब्रेन काम करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस काम करता है, ब्रेन के अंदर बैठा हुआ हाइपोथैलेमस काम करता है। ओवरी में चेंज कैसे होंगे? सबसे पहले ब्रेन क्या बोलेगा, हाइपोथैलेमस को बोलेगा एक हार्मोन रिलीज करने के लिए जिसका नाम है GnRH। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन जाएगा ब्रेन के ही मास्टर ग्लैंड के पास जिसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है FSH, और दूसरा हार्मोन रिलीज करती है LH। ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, सबसे पहले ओवरी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ब्रेन में एक मैसेज चले जाएगा कि प्यूबर्टी की स्टेज आ चुकी है, प्यूबर्टी के चेंजेस हो चुके हैं। तो अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके दो हार्मोन रिलीज करवा देगा, FSH और LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH और LH रिलीज किया। ये जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे ओवरी के पास में, और ओवरी के अंदर हमने पढ़ा था फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स मतलब प्राइमरी ऊसाइट्स रहते हैं वहाँ पे। क्या रहते हैं? प्राइमरी ऊसाइट, और प्राइमरी ऊसाइट को ये सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज करेंगे, सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज करेंगे। प्राइमरी को किस में चेंज करेंगे? सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज करेंगे, और सेकेंडरी ऊसाइट बनने के साथ साथ सेकेंडरी ऊसाइट प्लस ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। दोबारा से बात करते हैं, हमने क्या बोला, मतलब तीन हार्मोन यूज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस तीन ग्लैंड यूज हो रही हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी। देख रहे हैं आप सब, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को काम बताया, पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए, और ओवरी को बोला कि ये दोनों हार्मोन तू ले ले और अपना डेवलपमेंट कर। तो FSH और LH काम करते हैं ओवरी के अंदर, जो फॉलिकल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं, सेकेंडरी ऊसाइड को प्रिपेयर करते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल बनता है। नहीं समझ में आया तो यहां पे समझते हैं। ये था हमारा प्राइमरी ऊसाइट। तो इसके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं फॉलिकल्स। पहली बार बन रहा है तो प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज होता है तो इसके बाहर से डबल लेयर बन जाती है, डबल लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया सेकेंडरी ऊसाइट के साथ में। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा ट्रिपल लेयर में। सेकेंडरी फॉलिकल भी किस में चेंज हो जाएगा? ट्रिपल लेयर में, यानी कि टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। और इसके अंदर हमारा क्या बैठा है? ऊसाइट बैठा है, सेकेंडरी ऊसाइट है। जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तो इन टर्सरी फॉलिकल को ही हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप किसकी वजह से हो रहा है? FSH और LH की वजह से। FSH और LH की वजह से हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल बनने तक, ये ग्राफियन फॉलिकल बनने तक ओवरी के अंदर पूरा डेवलपमेंट होने में, ग्राफियन फॉलिकल बनने में लगभग 13 दिन का समय लग जाता है, 13 डेज का समय लग जाता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है इनहिबिन, और इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन। हमने बोला हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया उसने। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकले, FSH और LH। ये दोनों हार्मोन ओवरी के पास गए और उसके प्राइमरी ऊसाइट को सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज किया, साथ ही ग्राफियन फॉलिकल भी बना दिया। मतलब दो काम कर रहा है, सेकेंडरी ऊसाइट को ग्राफियन फॉलिकल से कवर कर रहा है। तो पहले तो फॉलिकल्स आएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल बनने तक, यहां से लेके ग्राफियन फॉलिकल बनने तक टाइम लग जाता है 13 दिन।
जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन के डेवलप हो गया, ये वाला डेवलप हो गया, तो ये हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन और दूसरा एस्ट्रोजन। अब देखिए ये इनहिबिन और एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा। इनहिबिन और एस्ट्रोजन का मेन काम है एफएसएच के लेवल को कम कर देना, एफएसएच के लेवल को कम कर देना और एलएच के लेवल को बढ़ा देना। एफएसएच क्या कर रहा था, देखो फॉलिकल को स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब फॉलिकल्स को बना रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल बना के रेडी किसने किया, एफएसएच। अब ग्राफियन फॉलिकल कहता है मैं तो बन के तैयार हूं, मैं तो बन के तैयार हूं, अब आप ऐसा करो कि आप बंद हो जाओ। तो ग्राफियन फॉलिकल उसको बंद करने के लिए क्या करता है, जब प्रिपेयर हो जाता है तो वो हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिन और एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से इनहिबिन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एफएसएच के लेवल को सप्रेस कर देते हैं और एलएच के लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे ही एफएसएच का लेवल कम हुआ और एलएच का लेवल बढ़ा तो 14 डे पे क्या होगा, 14th डे पे ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब है रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, रिलीज सेकेंडरी oocyte, मतलब ओवरी के अंदर से oocyte निकल जाएगा। तो क्या केवल oocyte ही निकलेगा, बाकी की चीज कहां चले जाएगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 13वें दिन पे एलएच का लेवल बढ़ गया, एफएसएच का लेवल कम हो गया। मतलब ये एलएच क्या करेगा, एलएच क्या करता है, इसको फाड़ देता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको रप्चर कर देता है, और रप्चर करता है तो अब हमारा जो ये सेकेंडरी oocyte था अपनी कवरिंग को छोड़ के, ग्राफियन फॉलिकल को ओवरी के अंदर ही छोड़ के अपना फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाता है, इसकी कवरिंग रह जाती है ओवरी के अंदर ही। तो एक तो काम हुआ ये रिलीज होने का 14वें दिन पे, जिसको ओवुलेशन बोला। सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन, जो मैंने लिखा है वहां पे। और दूसरा ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े, जो बचे हुए टुकड़े थे वो रह जाते हैं ओवरी के अंदर ही। समझते हैं इसको, क्या बोला हमने, हमने बोला कि जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जैसे ही प्रिपेयर होता है, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन जैसे ही होगा तो उसकी जो कवरिंग थी वो कहलाती है, अब ग्राफियन फॉलिकल का नाम चेंज हो जाता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है ना, ग्राफियन फॉलिकल से अगर oocyte निकल गई, ग्राफियन फॉलिकल से oocyte रिलीज हो गए, oocyte रिलीज हो गए, तो एक तो oocyte का रिलीज होना और दूसरा ग्राफियन फॉलिकल का नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो 14वें दिन दो चीजें हो रही हैं, एक तो ओवुलेशन हो रहा है और दूसरा लिखते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कुछ नहीं है, जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए टुकड़े रह गए थे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल एलएच की वजह से फट गया था और फटने के बाद उसके बीच में से जो oocyte था वो निकल गया था। oocyte निकलने के बाद दो चीजें बची हमारे पास, एक तो ओवुलेशन हो गया और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। कहां पे, ये ओवरी के अंदर ही है अभी। oocyte तो रिलीज होके कहां चले गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले गया, जबकि ग्राफियन फॉलिकल के टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़े कहां रह गए, ओवरी के अंदर, जिसको बोला कॉर्पस ल्यूटियम। तो 14वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और ओवुलेशन हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ओवरी के अंदर ये चेंज हो रहे हैं, समझ लीजिए। तो हमारा ओवुलेशन होने में 14 दिन लगे, और ओवुलेशन कैसे हुआ, फॉलिकल से डेवलप होके। इसीलिए ओवरी के अंदर पहले 14 दिन की फेज को बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज का मतलब है फॉलिकल्स का डेवलप होना। और फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं, फॉलिकल्स का डेवलप होने का मतलब है सिंपल वो फॉलिकल्स इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि वो ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होता है तो दो चीज़ें बचती हैं, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है और दूसरा हमारा oocyte से रिलीज हो जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम किसे बोला, ग्राफियन फॉलिकल के बिखरे हुए टूटे हुए टुकड़ों को ही हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोला। ओवरी के अंदर पहली फेज को हमने नाम दे दिया फॉलिक्यूलर फेज, जो कि पहले 1 से लेके 14 डेज तक होती है। अब ओवरी के अंदर पहले 14 दिन में तो ये हो रहा है, अगले 14 दिन में क्या होगा, मतलब 15 से लेके 28 दिन तक क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा था 14वें दिन ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बच गया था। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम
ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जो ओवरी के अंदर बचे हुए पार्ट हैं ग्राफियन फॉलिकल के, उसको बोला कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम होता है एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कर देना, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कर देना, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कर देना। मेनली प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट करता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट करता है। तो 15 से लेके 28 दिन तक केवल और केवल ये बहुत ज़्यादा सीक्रेशन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम फेज को हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा सीक्रेशन करता है, इसीलिए ल्यूटियम का मतलब होता है सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होना। तो 15 से लेकर 28 दिन तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, केवल यही बात याद रखनी है। तो ओवरी के अंदर केवल यही 2 चेंज हो रहे हैं 28 दिन में। पहले फॉलिकल बनेंगे, ओवुलेशन होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना था, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेशन करेगा। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप एक पार्ट समझ चुके हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, जिस समय ओवरी के अंदर ये सारे चेंज हो रहे हैं, उसी समय कहाँ पे, उसी समय यूट्रस पे भी चेंज होंगे। तो चलिए यूट्रस के चेंजेस को समझ लेते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। तो अभी तक हमने पढ़ा ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं। ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर पहले 28 दिन में 2 फेजेस आ रही हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अब देखते हैं हमारे यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं 1 से लेके 28 दिन तक। तो हम बात कर रहे हैं यूट्रस की। यूट्रस में क्या चेंज आ रहे हैं, जिस समय यहाँ पे फॉलिकुलर फेज चल रही है उस समय यूट्रस में 1 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग चलती है। ब्लीडिंग होती है का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग सेपरेट हो जाती है। यूट्रस या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो एंडोमेट्रियम के सेपरेट होते ही, जैसे ही यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो सेपरेट होती है, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को बुला लेता है ब्रेन से। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूट्रस के अंदर क्या आ जाता है, ऑक्सीटोसिन, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना यूट्रस में, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में तो सेपरेट हुई एंडोमेट्रियम जो सेपरेट हुई थी वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है, वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होती है, एक्सपेल आउट वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होती है। उसी को हम बोलते हैं 1 से 5 दिन तक होने वाली फेज ब्लीडिंग फेज। ये कभी कभी 7 डे तक भी हो सकती है, 7 डे तक भी हो सकती है। अब पूछा जाता है कि ब्लीडिंग फेज में कितना ब्लड हो, 5 दिन में या 7 दिन में कितना ब्लड रिलीज होना चाहिए। तो नॉर्मली 20 से लेके 80 ml तक इतना ही ब्लड लॉस होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल 20 से लेके 80 ml तक इतना ब्लड लॉस होता है। अगर एवरेज पूछा जाए तो 35 ml ये नॉर्मल ब्लड लॉस होता है पहले 5 दिन में। अब 6 से लेके 14 दिन तक जो यूट्रस के अंदर चेंज होते हैं, 5 दिन तक तो ब्लीडिंग फेज चलती है, 6 से 14 दिन तक क्या होगा एक फेज होती है जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब भी मैं आपको बताता हूं। प्रोलिफरेशन फेज दूसरी फेज है यूट्रस के अंदर। पहले तो एक्सपेल आउट हो गई क्या, एंडोमेट्रियम, और जैसे ही एंडोमेट्रियम एक्सपेल आउट हो जाती है तो एंडोमेट्रियम का साइज केवल 1 mm रह जाता है। 1 mm का मतलब नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनाऊं, ये एंडोमेट्रियम है, इसका नॉर्मल साइज 5 to 6 mm तक होता है। नॉर्मल साइज अगर पूछा जाए तो 5 to 6 mm तक रहता है। लेकिन ब्लीडिंग फेज में क्योंकि इसकी आधी लेयर निकल गई है बाहर, ये बाहर इसकी लेयर निकल गई है, तो ब्लीडिंग फेज के खत्म होते होते केवल 1 mm की रह जाती है, ये पतली सी लाइन रह जाती है, केवल एक, ये बाकी की सेपरेट हो गई। ठीक है, अब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, प्रोलिफरेशन का मतलब है, फिर से प्रोलिफरेशन मतलब इसमें हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया होगा। नहीं समझे तो सिंपल से एक वर्ड में लिखता हूं, यहां पे क्या होने लगेगा, एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा लगभग 3 से 4 mm तक। और कैसे होगा, क्योंकि प्रोलिफरेशन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना
और सेल का साइज भी इंक्रीज होना, सेल साइज भी इंक्रीज होता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं प्रोलिफरेशन में कि कुछ नहीं हो रहा, जो सेल हमारी, जो लाइनिंग हमारी पतली सी थी, अब उस एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ने लगेगा। जो लास्ट वाले में 1 mm रह गई थी, अब वो बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते 3 से 4 mm तक पहुंच जाती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जो ये लाइनिंग थी ना, यहाँ पे फिर से सेल्स का नंबर बढ़ने लग जाता है, और सेल्स का जैसे ही नंबर बढ़ेगा वैसे ही इनमें सेल का साइज भी बढ़ने लग जाता है। अब सेल का नंबर और साइज दोनों चीज़ें बढ़ गई तो इसको क्या हो गया, ये हो गई थोड़ी सी थिक। प्रोलिफरेशन का मतलब यही है, सेल डिवाइड होके अपना साइज बड़ा कर लेती है, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। लास्ट फेज है 15 से लेके 28 दिन तक जो फेज चलती है उसको बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज या फिर प्रीपरेटरी फेज, दोनों ही नाम से जानी जाती है। प्रीपरेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज या फिर प्रीपरेटरी फेज। सीक्रेटरी और प्रीपरेटरी का मतलब सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे सीक्रेशंस बढ़ने लग जाएंगे, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लग जाएंगे। एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से ये कहाँ से आया, 15 से 28वें दिन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज चल रही है 15 से 28 दिन में, और वहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, एस्ट्रोजन भी आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी आ रहा है। तो इसकी वजह से अब हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाती है, या तो फर्टिलाइजेशन के लिए या तो फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो 28 दिन तक आते आते जो एंडोमेट्रियम का साइज हो जाता है, एंडोमेट्रियल साइज, एंडोमेट्रियल का साइज जो हो जाता है वो हो जाता है 5 से लेके 6 mm तक, जो कि मैक्सिमम है। नॉर्मल साइज जितना होता है फुल्ली डेवलप एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाती है 28वें दिन तक, 15 से लेके 28वें दिन तक, जिसको सीक्रेटरी और प्रीपरेटरी फेज बोला जाता है। बस यही है सीक्रेटरी और प्रीपरेटरी फेज, क्योंकि 15 से 28वें दिन में यूट्रस के अंदर यूट्रस पूरा तैयार हो जाता है, एंडोमेट्रियम पूरा तैयार हो जाता है, और वो होता है ओवरी के अंदर हार्मोन रिलीज होने की वजह से। ओवरी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी की वजह से थिकनेस बढ़ती है। प्रोलिफरेशन में भी थिकनेस बढ़ रही है लेकिन फुल डेवलप नहीं हुआ। सीक्रेटरी में बहुत ज़्यादा सीक्रेशन है, इसकी वजह से फुल्ली डेवलप हो जाती है, 5 से लेके 6 mm तक इसका साइज हो जाता है। अब या तो ये इम्प्लांटेशन के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट 28-29वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सिंपल, और सारे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। कैसे एक्सपेल आउट होगा, तो ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम बनेगी, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, सेपरेट हो जाएगी, और जैसे ही सेपरेट होगी एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन, वो बुलाएगा ऑक्सीटोसिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही ऑक्सीटोसिन आता है, जहाँ पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है उसी की वजह से ऑक्सीटोसिन आएगा। ऑक्सीटोसिन के आते ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो सेपरेट हुई जो एंडोमेट्रियम है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी, और जैसे ही एक्सपेल आउट होगी तो एंडोमेट्रियम का साइज केवल 1 mm तक रह जाता है। 6 से लेकर 14 दिन तक फिर से दोबारा से ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद ही ये अपना डेवलपमेंट शुरू करती है, और प्रोलिफरेशन में वहाँ पे सेल का साइज और सेल के नंबर बढ़ने लग जाते हैं, और इसकी थिकनेस फिर से बढ़ने लग जाती है, 3 से 4 mm हो जाती है प्रोलिफरेशन फेज में। लास्ट है सीक्रेटरी या प्रीपरेटरी फेज, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एंडोमेट्रियम पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और तैयार हो जाती है नेक्स्ट साइकिल के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।